हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देवभूमि ज्ञान दर्पण में। तो बहुत से अभ्यर्थियों की डिमांड थी कि जीएस की क्लास स्टार्ट की जाएं, इसीलिए जीएस की डीप स्टडी क्लासेस मैंने शुरू कर दी हैं। इससे रिलेटेड पहला वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लें, जिसमें हमने देखा था भारत का भूगोल। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान की, यानी कि इंडियन पॉलिटी को हम कवर करने वाले हैं। तो आज ये इसकी पहली वीडियो है जिसमें हम देखेंगे भारत का संवैधानिक इतिहास, कैसे भारत का संविधान विकसित हुआ, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियोस ठीक लगती हैं, मेरा दिया हुआ कंटेंट समझ में आता है, सही लगता है, तो वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसा कि आपको पता ही होगा, जो एग्ज़ाम है इसका पैटर्न चेंज हो चुका है। अब आपको कोई भी टॉपिक अच्छे से थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ना होगा, तभी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपके जो भी मैं टॉपिक दूँ, आपको जो भी डेटा मैं प्रोवाइड करूँ वो ऑथोराइज्ड बुक्स से हो। ठीक है, मैंने भूगोल की वीडियो में भी आपको सोर्स बताया था, इस वीडियो में भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो सोर्स है ये आपका भारतीय संविधान के लिए सबसे ज़्यादा प्रीफर की जाने वाली बुक एम लक्ष्मीकांत जी, और दूसरा जो भारत के संविधान की परीक्षा वाणी की बुक आती है, उन दोनों का डेटा मैं यहाँ पे आप लोगों को कवर करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम देखेंगे भारत का संवैधानिक इतिहास। ठीक है, तो देखिए बहुत सी बुक्स में आपको दिखाई देगा संवैधानिक लिखा हुआ। ठीक है, संवैधानिक यहाँ पे लिखा हुआ होगा, तो बहुत से स्टूडेंट इससे कन्फ्यूज हो जाते हैं। ये दोनों एक ही चीज़ हैं, बस अंतर इतना है कि जो संवैधानिक लिखा है ये शब्द एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, जो आपका संवैधानिक बना है इसका जो मूल शब्द है वो है संविधान। जैसा कि आपको पता ही होगा, आप लोग एस्पिरेंट हैं, अभ्यर्थी हैं, ठीक है, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपने हिंदी भी पढ़नी है, तो आपको इतना भी पता होना चाहिए संविधान मूल शब्द है। इसमें जब हम एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो एक प्रत्यय जोड़ने से पहला चेंज यहाँ पे होता है, इसमें आदि वृद्धि होती है, यानी कि पहला अक्षर आपका वृद्ध रूप में चला जाएगा। जैसे ओ आ है तो उसका आ बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक प्रत्यय जुड़ जाएगा, तो इससे क्या होगा, 100 का हो जाएगा सा। ठीक है, संविधान, और एक जुड़ेगा तो संविधानिक, तो ये शब्द सही है, संवैधानिक नहीं बनता है कोई शब्द। ठीक है, तो गलत लिखा है, बहुत सी बुक्स में आपको दिखाई देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं कि संविधान है क्या। तो संविधान बना कैसे, हम ये चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं, हम पॉलिटी में सीधे ये क्यों नहीं पढ़ रहे हैं कि कैसे राजनीति चलती है। तो इसके लिए आपको समझना होगा कि भैया भारत का जो संविधान है ये किसी क्रांति का परिणाम नहीं है, ये रातों रात तैयार होकर नहीं आ गया। ठीक है, बल्कि क्या है, एक क्रमिक राजनीतिक विकास की उपज है। बहुत लंबे समय तक यहाँ पे अंग्रेजों ने राज किया। अपने शासन प्रशासन को चलाने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कुछ नियम बनाए। वो नियम या तो भारतीयों के जो है भारतीयों के लिए सूटेबल थे, कुछ नियम ऐसे थे जो सूटेबल नहीं थे। तो जो नियम भारतीय परिप्रेक्ष्य में ठीक रहे, सूटेबल रहे, उन्हें हमने उठाकर अपने संविधान में जगह दी। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमने धीरे धीरे सीखा कि कैसे नियम बनाए जाते हैं, कैसे शासन चलाया जाता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है वो किसी क्रांति का या फिर रातों रात उपजने का परिणाम नहीं है। ठीक है, उसके लिए बहुत लंबा समय लगा हुआ है। इसीलिए हम उस पूरे के पूरे काल को पढ़ेंगे, जब अंग्रेज यहाँ पर आए, उनने राज किया और क्या क्या नियम उनने निकाले, उन नियमों का क्या प्रभाव यहाँ पर रहा और उनसे हमने क्या सीखा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए कि संविधान क्या होता है। एक ऐसा वैधानिक दस्तावेज, वैधानिक दस्तावेज कहने का अर्थ हुआ एक ऐसा दस्तावेज जिसको कानूनी मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो ऐसा वैधानिक दस्तावेज जो उस देश की जनता के विश्वास और उसकी आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। आप लोग जिस देश में रह रहे हैं, हमेशा आप अपने देश से कोई ना कोई उम्मीदें करते हैं, और उस पर विश्वास भी करते हैं। ठीक है, तो आपका जो विश्वास है, आपकी जो आकांक्षाएं या उम्मीदें हैं, उनको प्रतिबिंबित करने वाला जो वैधानिक दस्तावेज है, उसी को उस देश का संविधान कहा जाता है। आगे देखें, भारत के सांविधानिक विकास को दो भागों में बांटा जा सकता है। जैसा कि अभी हमने बात किया कि यहाँ पर जो संविधान डेवलप हुआ वो आपका ब्रिटिशों के यहाँ पर राज करने के दौरान जो भी उनके द्वारा नियम निकाले गए, जो भी उनके द्वारा व्यवस्थाएं की गई, उनसे ही डेवलप हुआ है। इसलिए हम इसको दो भागों में बांटते हैं। पहला तो यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पर आई, उसने राज किया, तो उसके द्वारा जो भी यहाँ पर नियम निकाले गए 1773 से लेकर 1853 तक, एक्चुअली 1857 तक चलता है। आपको पता है 1857 में एक क्रांति हुई, ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857, और इसके बाद क्या हुआ, अगले साल 1858 में जो नियम आया उसके द्वारा ये जो शासन कंपनी यहाँ चला रही थी, इससे छीनकर सीधे ब्रिटिश सरकार को दे दिया गया। तो 1853 में लास्ट अधिनियम इनके द्वारा निकाला गया था। इसलिए हम देखते हैं 1773 से 1853 तक जो आपका है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन, और इसके बाद
ब्रिटेन की सरकार के अधीन डायरेक्ट शासन चला, जिसमें 1858 से लेके 1947 भारत की आज़ादी तक चलता रहा। ठीक है, तो इन दोनों भागों में हम पढ़ेंगे। इसको एक चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ, इसमें आप समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। तो देखिए भारत का संवैधानिक विकास एक दृष्टि में, यहाँ पर पहला है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन इनने कौन कौन से एक्ट निकाले। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर इसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, फिर 1793, 13, 33, 53, यहाँ तक एक्ट निकाले। इसके बाद ये जो शासन है भारत का, ये चला गया ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन। और उनने जो एक्ट निकाले 1858 से शुरू करते हैं, 58, 61, 92, 1909, 1919, 35, 40, 42, ये सारे। ठीक है, 1947 तक, यहाँ तक जो भी उनकी व्यवस्थाएं आई, जो भी नियम आए, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए पहला है 1600 ईस्वी का चार्टर लेक, यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे। भले अभी 1600 के चार्टर लेक से हमारे संविधान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, यहाँ पर भारत के लिए कोई नियम नहीं बनाया गया था, लेकिन जिन्होंने भारत के लिए नियम बनाए उनकी उत्पत्ति यहाँ से होती है, इसलिए हम शुरुआत यहीं से कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1600 ईस्वी का राजलेख, या राजलेख को ही कहा जाता है चार्टर। ठीक है, तो भारत का सांविधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ प्रारंभ होता है। ये चीज़ आपने समझना पड़ेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई, व्यापार करने शुरुआत में वो आई थी, लेकिन धीरे धीरे जब उसने देखा, यहाँ की स्थितियाँ देखी, यहाँ के लोग देखे, उनके बीच वैमनस्य को देखा, तो यहाँ की संपदा को देखा, तो थोड़ा लालायित हुए और उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे यहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ के राजाओं से युद्ध लड़े और क्षेत्रों को जीतकर यहाँ पर शासन करना शुरू कर दिया। व्यापार करने आई थी वो कंपनी, अंत तक व्यापार तो करते रही, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर उन्होंने राजनीति करना भी शुरू कर दिया और शासन करने लग गई। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो सांविधानिक विकास है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ ही प्रारंभ माना जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इसी चार्टर के तहत, कौन सा चार्टर, जो 1600 ईस्वी का चार्टर है या 1600 ईस्वी का राजलेख है। ठीक है, इसी चार्टर के तहत किसने की थी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में की गई थी। तो आप लोग ध्यान रखें, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे EIC के नाम से हम जानते हैं, इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई है। किसने की, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा की गई। और किस चार्टर के अधीन की गई, 1600 ईस्वी का चार्टर लेख या राजलेख के द्वारा की गई। ठीक है, और ये जो कंपनी है आप लोग जानते हैं 1608 ईस्वी में फिर भारत आई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। जब कंपनी की स्थापना हुई तो इस समय कंपनी की कुल पूंजी 30,133 पाउंड थी। ये प्रश्न पहले बन चुके हैं, तो मैंने सारे यहाँ पे इंक्लूड कर दिए। ध्यान रखना, जो ये कंपनी यहाँ पे बनाएगी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा, इस कंपनी का उद्देश्य शासन करना नहीं था। पूर्वी देशों के बारे में सुन सुन के ये लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुके थे। ठीक है, यहाँ पे मसाले मिलते थे, यहाँ पे सूती वस्त्र डेवलप हो रहा, कपास वपास इन लोगों ने डेवलप कर ली थी। ठीक है, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। बाकी आप लोग जानते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो इन सब चीज़ों को सुनने के कारण ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इसलिए सब लोग चाहते थे कि यहाँ आएँ और यहाँ से व्यापार करें। तो व्यापार करने के उद्देश्य से ही क्या किया, महारानी एलिजाबेथ ने एक संगठन तैयार किया कुछ लोगों का। ठीक है, और उन लोगों का जो संगठन तैयार किया, उनको ने एक तरीके से मौका दिया कि जाइए आप पूर्वी देशों के साथ व्यापार कीजिए और जो भी लाभ अर्जित होता है उसका कुछ हिस्सा आप ब्रिटेन की सरकार को भी देंगे, बाकी अपना पैसा कमाओ। ठीक, तो इसके लिहाज से एक कंपनी स्थापित की थी। तो इसमें जितने भी लोग उस टाइम भागीदार रहे होंगे, उनकी कुल पूंजी उनने जो जमा किया वो था 30,133 पाउंड। और इसमें कुल भागीदार कितने थे, वो थे 217 लोग। तो ध्यान रहे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भागीदार थे उनकी संख्या थी 217। लेकिन सभी के सभी लोग अगर शासन चलाने लग जाएं, कंपनी को जितने लोग उसके भागीदार हैं सब ये सोचें कि कंपनी मेरे हिसाब से चले, तो कंपनी तो भैया 2 दिन में डूब जाएगी। इसीलिए उनने एक व्यवस्था बनाई कि जो 270 लोगों की भागीदारी वाली एक कंपनी बनी है, इस कंपनी का प्रशासन चलाने के लिए हम क्या करेंगे, एक परिषद का गठन करेंगे। और वो परिषद कितने सदस्य से मिलकर बनी थी, गवर्नर और 24 सदस्य। ठीक है, एक गवर्नर, उप गवर्नर, 2 लोग होंगे, इसके बाद 24 सदस्य भी होंगे। तो जो 24 सदस्य हैं इनमें से एक उप गवर्नर होता था और गवर्नर अलग से होता था, यानी कि टोटल 25 के आसपास ही बनेंगे। तो गवर्नर और उसकी जो 24 सदस्यीय परिषद थी, इसको प्रशासन का कार्य दिया गया, किसका, कंपनी का प्रशासन। ठीक, तो कंपनी क्या काम करेगी, उसके नियम कानून क्या होंगे, कितना व्यापार कर सकते हैं, कितना लाभ अर्जित कर सकते हैं, कितना पैसा इंग्लैंड सरकार को देगी, ये सारी चीज़ें तय करेगी ये परिषद। तो ये 24 सदस्यीय परिषद थी जिसको कंपनी का प्रशासन सौंपा गया था। बाद में गवर्नर और उसकी परिषद जो यहाँ पे इनने बनाई थी प्रशासन के लिए, इसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अथवा निदेशक मंडल के नाम से जाना गया। जब आप बाद में देखेंगे कि कंपनी यहाँ आती है इंडिया में, अपना शासन शुरू करती है,
नियम बनाना शुरू करते हैं, तब इस गवर्नर और उसकी परिषद को ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नाम से जाना जाता है, या फिर हम सीधे बात करेंगे निदेशक मंडल नाम से। ठीक, आगे देखिए, प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी को लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया था। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि किसकी अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों में व्यापार करने का अधिकार दिया गया था। तो वह व्यक्ति थे लॉर्ड मेयर। किसने दिया था? एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था। ठीक है, और कितने वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार शुरू में दिया गया था? 15 वर्षों तक, फिर बाद में से 20-20 वर्ष करके बढ़ाते रहे। ठीक है, तो आगे देख लेंगे। इसके बाद जब कंपनी यहाँ पर आ जाती है तो 1608 ईस्वी में कंपनी यहाँ पर आई और उसने व्यापार शुरू कर दिया। व्यापार शुरू किया तो धीरे धीरे अपने लिए कोठियाँ स्थापित करना शुरू किया, और कोठी स्थापित करने के साथ धीरे धीरे जो अन्य शक्तियाँ यहाँ पर आ रही थी, वो पुर्तगाल से या फिर अरबी जो व्यापारी थे, वो लोग जो यहाँ पे थे, उन लोगों के साथ इनके द्वंद्व भी होने शुरू हुए, युद्ध होने शुरू हुए। फिर किसी कंपनी का साथ किसी राजा ने दिया, दूसरी कंपनी का किसी और राजा ने दिया। तो इस तरीके से राजनीति में भी अपना प्रभुत्व स्थापित करने लग गए थे, और धीरे धीरे इनने राजनीति में कदम रखना शुरू किया था। तो इसी बीच इन लोगों ने अपनी कंपनी के रेगुलेशन के लिए कुछ नियम भी निकाले हैं, उनकी बात कर लेते हैं। 1600 ईस्वी का चार्टर लेख ध्यान रखें, केवल कंपनी की स्थापना और पूर्वी देशों के व्यापार से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा जो राजलेख आता है यह है 1726 ईस्वी का राजलेख। अभी तक अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार नहीं किया है पूर्ण रूप से। कब करेंगे आप लोगों को पता होगा, 1757 प्लासी का युद्ध। इससे भारत में अंग्रेजों का एक तरीके से आधिपत्य स्थापित हुआ, लेकिन पूर्ण प्रत्यक्ष जो शासन है वो अंग्रेजों के हाथ में कब आया? 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद। इसके बाद तो इन्हें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी भी मिल गई, और पूरा पूरा क्षेत्र जो है कलकत्ता वाला वो इनके अधिकार में आ गया। अब ये डायरेक्ट शासक यहाँ पे हो गए थे। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग वेट करेंगे। उससे पहले जो है सिंपल से नियम निकालते हैं। 1726 के राजलेख की बात करें तो इस राजलेख द्वारा महत्वपूर्ण बात है, देखो, कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपालों यानी कि जो वहाँ के गवर्नर थे और उनकी परिषद थी। ठीक है, तो कोलकाता, मुंबई, मद्रास 3 प्रेसिडेंसियाँ यहाँ पर इनने स्थापित की थी। जब ये यहाँ पर आए तो इन तीनों ही प्रेसिडेंसियों के राज्यपाल और उनकी परिषद को, अर्थात जो इनके गवर्नर थे और उनकी परिषद थी, इन्हें विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। महत्वपूर्ण फैक्ट है, आगे जाके इस शक्ति को किसी एक ही गवर्नर के अधीन कर दिया जाएगा, जो कि बंगाल का गवर्नर होगा, जो इनका पहला एक्ट है मेन। ठीक है, उसमें तो ध्यान रखेंगे इसको अच्छे से कि 1726 के राजलेख द्वारा कलकत्ता, मुंबई और जो मद्रास थी, यहाँ पर 3 प्रेसिडेंसियाँ स्थापित की गई थी, और इन प्रेसिडेंसियों में प्रशासन चलाने के लिए गवर्नर यहाँ पे स्थापित किया होगा। गवर्नर की सहायता के लिए उनकी परिषद भी बनाई होगी। तो जो गवर्नर और उसकी परिषद है, यानी कि जो निदेशक मंडल है एक तरीके से यहाँ का, इसको विधि बनाने की शक्ति दे दी गई। इसके द्वारा अब ये क्या कर सकते हैं, जो कलकत्ता का होगा वो कलकत्ता में अपना शासन चलाने के लिए नियम बना सकता है। ठीक है, मुंबई वाला मुंबई में अपना व्यापार और शासन चलाने के लिए नियम बना सकता है, ऐसे ही मद्रास वाला भी। तो ये नियम कब बनाया गया पूछा जाता है, 1726 के राजलेख के द्वारा। इससे पूर्व यह अधिकार इंग्लैंड में स्थित कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कि निदेशक मंडल में निहित था। तो हमने देखा कि जब कंपनी की स्थापना हुई तो 217 सदस्यों में से 24 सदस्य प्लस गवर्नर जो था यहाँ पे चुने गए, जो कि गवर्नर और उसकी परिषद कहलाती थी, या इसी को निदेशक मंडल कहते थे। और ये क्या करते थे, कंपनी का पूरा रेगुलेशन करते थे, कंपनी को नियंत्रित करते थे। लेकिन जब वो भारत में आए और भारत में उन्होंने अलग अलग जगहों पर अपनी कोठियाँ स्थापित की, अलग अलग प्रेसिडेंसियाँ बनी, जैसे कोलकाता, मुंबई, मद्रास, तो एक ही गवर्नर और उसकी परिषद द्वारा सभी जगहों का नियम बनाना या सभी जगहों के लिए सही तरीके से प्रशासन करना मुश्किल हो रहा था। इसीलिए इन्होंने क्या किया, सबको स्वतंत्र कर दिया। लेकिन यहाँ पर क्या है, इस राजलेख 1726 के राजलेख द्वारा यहाँ पर इनकी राज्यपाल और जो उनकी परिषद है उन्हें विधि बनाने की शक्ति प्रदान करके इन तीनों प्रेसिडेंसियों को इससे स्वतंत्र कर दिया। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद आता है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपके बन चुके हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसके एक एक फैक्ट को हम लोग यहाँ पर कवर करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है रेगुलेटिंग एक्ट, यानी कि नियंत्रित करने वाला अधिनियम। किसको नियंत्रित करेगा, जो कंपनी यहाँ पर व्यापार करने आई थी और शासन करने लगी है, उस कंपनी को नियंत्रित करेगा। क्योंकि इस 1773 से जस्ट पहले 1757 का युद्ध हो चुका होगा और यहाँ पर अंग्रेजों का आधिपत्य हुआ होगा। इसके बाद 1764 ईस्वी का बक्सर का युद्ध भी निपट चुका होगा, जिसमें अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी और यहाँ का प्रशासन मिल चुका होगा प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि वास्तविक अधिकार हो गया। तो ये दोनों चीज़ें हो गई हैं।
अभी तक जो कंपनी व्यापार कर रही थी अब पूर्ण रूप से वो शासन में उतर चुकी है। तो शासन में अगर उतरी है तो उस कंपनी की बहुत सी शिकायतें भी इंग्लैंड जारी होंगी। इसीलिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा अब इस कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए एक एक्ट लाने की ज़रूरत पड़ी, जो आया 1773 में, जिसे कहा जाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ, ठीक है, महत्वपूर्ण है, लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति की सिफारिश पर यह एक्ट पारित किया गया था। सीधा क्वेश्चन बिहार पीसीएस में पूछा गया था 1994 में। क्वेश्चन पेपर चेक करें या प्रीवियस ईयर पेपर को चेक करें, ठीक है। तो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति की सिफारिश पर इस एक्ट को पारित किया गया था। सीधा क्वेश्चन बनेगा कि किस एक्ट को इस गुप्त समिति लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति के आधार पर बनाया गया था, तो वह है आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसका मुख्य उद्देश्य देखें, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। सेम लैंग्वेज में क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम है। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखेगी। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि अभी तक कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, यहाँ पे अलग अलग प्रेसिडेंसियाँ हैं, कंपनी काम कर रही है, अपना शासन अपने तरीके से चला रही है। अब इन सबको नियंत्रित करेगा कौन? ब्रिटिश सरकार नियंत्रित कर रही है। तो इसे नियंत्रित करने का पहला कदम उठा चुकी है। अब यहाँ पे ये लोग किसी ना किसी रूप में अगर ब्रिटिश सरकार के लिए उत्तरदायी हैं, जो कि लंदन में बैठी है, तो हम कह सकते हैं कि एक तरीके से केंद्रीय प्रशासन यहाँ पे अब चलने वाला है। तो केंद्रीय प्रशासन की नींव किस एक्ट के द्वारा पड़ी? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई। अभी तक कंपनी केवल क्या कर रही थी? व्यापार कर रही थी, अब वो प्रशासन में उतर चुकी है, तो उसके प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को भी मान्यता मिल गई इस एक्ट के द्वारा 1773 द्वारा। इसका उद्देश्य कंपनी के कार्यों को भारत और ब्रिटेन दोनों ही स्थानों पर नियंत्रित करना। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर अब जब कंपनी आई तो उसे इंग्लैंड से व्यापार करने के लिए यहाँ पर भेजा गया था, और यहाँ पर वो प्रशासन करने लगी तो संसद भी उसका साथ दे रही थी इंग्लैंड का, ठीक है। तो कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए मेनली दो केंद्र थे, एक ब्रिटेन से नियंत्रित हो रहा था, एक भारत में नियंत्रित होगा। उन दोनों का क्या प्रभाव पड़ा हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो कंपनी के कार्यों को भारत तथा ब्रिटेन दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना इसका उद्देश्य था, और कंपनी में व्याप्त दोषों को समाप्त करना। तो इसके लिए ये जो अधिनियम आया 1773 का, इसमें क्या क्या विशेषताएँ थी, क्या क्या प्रावधान किए गए, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनता है। पहला है, इस अधिनियम द्वारा मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन करके बंगाल के गवर्नर को, अभी तक था ये बंगाल का गवर्नर, क्यों? मैंने इससे पहले बताया था 1726 के एक्ट में क्या किया था, आपका बंगाल, मुंबई और मद्रास, ये जो तीन प्रेसिडेंसियाँ थी, इन तीनों प्रेसिडेंसियों को क्या कर दिया था? स्वतंत्र कर दिया था। इन तीनों में स्वतंत्र प्रशासन चल रहा होगा तो स्वतंत्र गवर्नर भी होंगे, और उन गवर्नरों को विधि बनाने का अधिकार भी दे दिया गया था 1726 में। तो इसका अर्थ हुआ कि तीनों जो स्वतंत्र प्रेसिडेंसियां हैं, इन तीनों में तीन अलग अलग प्रकार के गवर्नर अपने अपने नियम बना रहे हैं। लेकिन अब 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके द्वारा क्या कर दिया गया कि जो आपकी ये तीन प्रेसिडेंसियां थी, इनमें से दो प्रेसिडेंसियों को, जो कि थी आपकी मुंबई और मद्रास, इन दोनों को किसके अधीन कर दिया गया? एक ही प्रेसिडेंसी बंगाल के अधीन। और अभी तक इन तीनों के अलग अलग गवर्नर थे, तो इनमें से जो बंगाल का गवर्नर था, इसे अब बंगाल का गवर्नर ना कह के तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अर्थात अभी तक ये गवर्नर था, अब ये क्या कहलाएगा? गवर्नर जनरल कहलाएगा, क्योंकि अब ये तीनों ही प्रेसिडेंसियों को नियंत्रित कर रहा है, ठीक है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी इस एक्ट की, इसे ध्यान रखें। आगे चलते हैं। तो ये सीधा क्वेश्चन बना हुआ है कि किस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, ठीक है। आगे देखें, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। अभी तक हमारे पास गवर्नर और उनकी परिषद थी। पहले निदेशक मंडल जो था वो 24 सदस्यीय था। उसके बाद मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में अलग अलग प्रेसिडेंसियाँ बनी, तो उनके अलग अलग गवर्नर थे और उनकी सहायता के लिए परिषद भी थी, ठीक है। उसकी निश्चितता है नहीं अभी, लेकिन अब 1773 एक्ट के बाद क्या किया गया? गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाकर उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय, ठीक है, 4 सदस्यीय एक कार्यकारी परिषद का यहाँ पे गठन कर दिया गया। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है, याद रखना। आगे इनके 4 सदस्यों को घटाकर कम भी किया जाता है, तो उसमें हम बात करेंगे। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो अब गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया है, तीनों प्रेसिडेंसियों को मिक्स कर दिया गया, मुंबई मद्रास को बंगाल के अधीन ला दिया गया है। तो बंगाल के लिए एक
तरीके से सबसे बड़ा गवर्नर वहाँ नियुक्त किया जाएगा। तो पहला जो गवर्नर जनरल बना वो था वारेन हेस्टिंग्स, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया, ठीक है, ध्यान रखें। इनको नियुक्त किया गया और उनकी परिषद के जो 4 अन्य सदस्य थे, तो 4 सदस्यीय परिषद इनकी सहायता के लिए बनी थी। उनके अन्य सदस्य थे फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन और बरवेल, ठीक है। ये मैनसन लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको ऐसे भी लिखा जाता है मॉनसन, ठीक है। तो जो भी बुक्स में आप लोग देखें कंफ्यूज नहीं होना है, ये मैनसन या मॉनसन जो भी है, ठीक है। आगे चलते हैं। इस अधिनियम के तहत ही जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसके तहत ही 1774 ईस्वी में, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा गया है, ध्यान रखेंगे, 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए सर एलिजाह इम्पे तथा इनके साथ 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे, जिनके नाम थे चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड, ठीक है। तो ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये तो कई बार पूछा गया है, मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया था, सर एलिजा इम्पे को, तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे याद रखेंगे। आगे चलें। यह एक अभिलेख न्यायालय था। अभिलेख न्यायालय कहने का अर्थ है जो अपने केसों की सुनवाई की लिखित रिकॉर्डिंग रखता है, ठीक है, यानी कि लिखित रूप में उनको रिकॉर्ड करता है, उसे कहा जाता है अभिलेख न्यायालय। इसके विरुद्ध अपील जो है ये प्रीवी काउंसिल में होती थी, और प्रीवी काउंसिल कहने का मतलब है जो लंदन में सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उस पर यहाँ की सुनवाई होगी। अगर यहाँ से किसी को फैसला दिया गया, कोई केस, किसी केस में फैसला सुनाया जज ने और पसंद नहीं आया, तो उसकी हम अपील कहाँ कर सकते हैं, लंदन स्थित प्रीवी काउंसिल में, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया, क्योंकि ये अधिनियम जो आया था रेगुलेटिंग एक्ट है, तो ये नियंत्रण के लिए ही आया है, तो इसके द्वारा नियंत्रण सशक्त हो गया तथा कंपनी द्वारा भारतीय राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है भैया, सीधा क्वेश्चन बनेगा तो ध्यान में रखना। भारतीय जो राजस्व है कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है और इतना राजस्व कैसे आ रहा है, और इसके साथ साथ नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी भी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया। किस एक्ट के द्वारा, इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार करने तथा भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। एक चीज़ ध्यान में रखना कि जो ये उपहार लेने पर प्रतिबंध है, ये दोबारा 1784 के एक्ट में भी लगाया गया था। इसके बाद जो पिट्स इंडिया एक्ट आएगा उसमें भी 1784 में भी उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था, प्रतिबंधित कर दिया गया था। और इससे पहले 1773 में भी निजी व्यापार, उपहार और रिश्वत, इन तीनों पर प्रतिबंध लगाया गया था, ठीक है। तो इसको आप लोग वहाँ ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। आगे चलते हैं। कंपनी के प्रशासन हेतु इंग्लैंड में 2 संस्थाएं थी, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट पहली बार आया है, इससे पहले कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कोई नियम नहीं लाया गया था। कंपनी जैसे कार्य कर रही है ठीक कर रही है भैया, उससे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पहली बार ये हुआ कि कंपनी को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर एक्ट आया। तो कंपनी को जो तुम्हारा है यहाँ से इंडिया से कंपनी अपने हिसाब से चल रही है और ब्रिटेन से वो लोग रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे इस एक्ट के द्वारा। तो मुख्य रूप से यहाँ 2 संस्थाएं बन गई, ठीक है। तो कंपनी के प्रशासन हेतु फिर इंग्लैंड में 2 संस्थाएं थी जो कि गृह सरकार के अधीन थी, इंग्लैंड में भी, क्योंकि यहाँ पे कंपनी काम कर रही है तो यहाँ के लोग अपने हिसाब से कर रहे होंगे, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, और इंग्लैंड में कंपनी को नियंत्रित करने के लिए अलग तरीके की संस्थाएं हैं। तो आप लोगों ने समझना है कि जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो दोनों ही जगह इस एक्ट का प्रभाव रहा होगा। भारत में क्या प्रभाव पड़ा वो हमने देख लिया, गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, रिश्वत लेने, उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। लेकिन इंग्लैंड में जिस तरीके से रेगुलेट हो रही थी वहाँ क्या इफेक्ट पड़ा इसका, उसको अगर देखें तो देखो इंग्लैंड में इसे रेगुलेट करने की 2 संस्थाएं थी। एक तो था आपका निदेशक मंडल, जिसके बारे में हम पहले ही जानते हैं, ये शुरुआत में ये जो आपका एलिजाबेथ प्रथम थी उनके द्वारा ही गठित कर दिया गया था, 24 सदस्यीय था, ठीक है, 24 इसमें सहायक सदस्य थे। तो ये निदेशक मंडल था, ये आपका कंपनी की कार्यपालिका के रूप में वहाँ पे काम कर रहा था। दूसरा था स्वत्वधारी मंडल। तो स्वत्वधारी मंडल कहने का मतलब है कि जो 217 सदस्य वहाँ पे हैं, उन 217 सदस्यों जिनके द्वारा वो कंपनी बनाई गई है या जो कंपनी के हेड हैं उनके द्वारा जो चलाई जा रही है, उसी मंडल को या उसी ग्रुप को कहा गया आपका स्वत्वधारी मंडल, ठीक है। इनका काम क्या था, तो देखिए क्या है कि जो निदेशक मंडल था, निदेशक मंडल कंपनी के रेगुलेशन के लिए सारे नियम कानून आदि बनाता था और इसका कार्यकाल 1 साल होता था। लेकिन निदेशक मंडल में 24 जो सदस्य थे वो इन 217 में से ही आए हुए हैं। तो इन 24 सदस्यों का जो चुनाव करना है कि कौन से सदस्य निदेशक मंडल में जाएंगे, वो काम था स्वत्वधारी मंडल का। स्वत्वधारी मंडल कहने का मतलब आपका प्रोपराइटर्स का ग्रुप, ठीक है। प्रोपराइटर्स जैसे आपने देखा होगा दुकानों के बाहर लिखा होता है प्रो और डैश करके दुकान वाले का नाम, तो इसका मतलब है प्रोपराइटर यानी प्रॉपर्टी का मालिक, ठीक है।
तो वही है स्वत्वधारी मंडल यानी कि प्रोपराइटर्स का मंडल। देख लेते हैं। इस अधिनियम द्वारा निदेशक मंडल की कार्यवाही 1 वर्ष के स्थान पर, कार्यावधि को 1 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष कर दिया गया। तो इससे पहले जो आपका निदेशक मंडल था, मैंने बताया कि 1 साल के लिए एग्जिस्टेंस में आता था और इसके जो सदस्य हैं वो चुने जाते थे स्वत्वधारी मंडल द्वारा। लेकिन अब इस अधिनियम द्वारा क्या कर दिया गया, इसका जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष कर दिया गया और यह व्यवस्था की गई कि निदेशक मंडल के कोई कुल सदस्य हैं 24, इसके 1/4 सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे। जिस प्रकार हमारा राज्यसभा में अभी होता है, राज्यसभा का मॉड्यूल है, तो कुछ कुछ उसी प्रकार का ये मॉड्यूल बना दिया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। तो ये है आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें जो मेन प्रावधान थे वो हमने देखे। अब हम देखेंगे 1781 का एक और एक्ट है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक क्वेश्चन काफ़ी बना हुआ है कि किस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है या फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस वर्ष पारित हुआ था। तो ध्यान रखें भैया, 1781 में आया था आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट और इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ चीज़ों को सेटल करने के लिए आया था। और उस सेटल किन चीज़ों को किया जाता है, जिनमें कुछ कमियाँ होती हैं, दोष होते हैं। ठीक है, तो इस अधिनियम द्वारा, इस अधिनियम को पहले देख लेते हैं, संशोधनात्मक अधिनियम या फिर बंगाल ज्यूडिकेटर एक्ट 1781 भी कहा जाता है। संशोधनात्मक अधिनियम क्यों कहा, क्योंकि संशोधन करने के लिए आया था ना ये। और किसमें, जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियां थी। ठीक है, 1773 में जो एक्ट आया उसके कुछ नियम बने, उन नियमों को लागू किया गया और देखा गया कि भैया कुछ नियम तो लागू हो रहे हैं, बड़ा अच्छा चल रहा है, कुछ नियमों की वजह से थोड़ी दिक्कत आ गई। तो उसमें जो कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद की प्रवर समिति के अध्यक्ष कौन थे, एडमंड बर्क। इन एडमंड बर्क के सुझाव पर ही ये 1781 में सेटलमेंट एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, और ये आपका 1773 की कमियों में संशोधन करने के लिए आया था, इसलिए इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट, संशोधनात्मक अधिनियम या बंगाल ज्यूडिकेटर एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस अधिनियम की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो इस अधिनियम द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। तो अभी तक जो है कलकत्ता जो सरकार है या कलकत्ता जो प्रेसिडेंसी है वो अपने लिए नियम बना रही थी। इस ऐसे मुंबई और जो आपका मद्रास है वो पहले अपने लिए नियम बनाती थी, लेकिन 1773 में क्या कर दिया गया, उनको कलकत्ता के अधीन कर दिया गया। तो कलकत्ता सरकार अब एक तरीके से बंगाल और उसके साथ साथ मुंबई, मद्रास तीनों के लिए नियम बना रही होगी। लेकिन इस अधिनियम द्वारा क्या कर दिया गया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों ही क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित करके इनके लिए नियम बनाने का काम भी किसे दे दिया गया, कलकत्ता की प्रेसिडेंसी को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान में रखना कि कलकत्ता सरकार को या कलकत्ता प्रेसिडेंसी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जहाँ की दीवानी उन्हें मिली हुई थी, यहाँ के लिए विधि बनाने का अधिकार किस कब प्रदान किया गया, 1781 के सेटलमेंट एक्ट द्वारा। गवर्नर जनरल इन काउंसिल यानी कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, इसको सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। इससे पहले क्या होता था, गवर्नर जनरल की काउंसिल नियम बना रही है, उन नियमों को पंजीकृत कराना पड़ता था सर्वोच्च न्यायालय में, क्योंकि 1774 में ही आपका सर्वोच्च न्यायालय भी स्थापित कर दिया गया था कलकत्ता में, तो यहाँ पे पंजीकृत कराना पड़ा था। लेकिन 1781 का जो एक्ट आया, इसके द्वारा क्या कर दिया गया, इस नियम को समाप्त कर दिया गया, यानी कि इसकी अधिकारिता से, न्यायालय की अधिकारिता से गवर्नर जनरल की काउंसिल को मुक्त कर दिया गया। ठीक है, अब ये जो नियम बनाएगी उसे पंजीकृत कराना आवश्यक नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को सीमित करते हुए उसकी राजस्व अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय अब राजस्व एकत्र करने के मामले में या फिर जो धन का लेन देन है उसके मामले में अब कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस नियम द्वारा ये बनाया गया थी। ठीक है, ये विधि, इस अधिनियम के द्वारा राजस्व की समस्या का समाधान तथा राजस्व मंडल की स्थापना की गई। तो ये महत्वपूर्ण बात है, पूछा जा सकता है कि राजस्व मंडल की जो स्थापना है वो किस अधिनियम द्वारा की गई थी यहाँ पे कंपनी में, तो वो था आपका 1781 का सेटलमेंट एक्ट। और इसके साथ साथ भारत में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, भारत में कानून बनाने, कोई भी किसी प्रकार का कानून और उस कानून के क्रियान्वयन में भारतीय सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों का उल्लंघन न करने की बात पर बल दिया गया था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, कि किस अधिनियम में ऐसा किया गया था, तो भारतीय रीति रिवाजों से विपरीत विधियां बनाने के लिए मना किया गया था, किसमें, 1781 के सेटलमेंट एक्ट में। आगे चलते हैं, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसके कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है यहाँ पे, उसको हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के वाणिज्यिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया, सबसे महत्वपूर्ण बात। और इसको क्या कहा जाता है,
ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसे कहा जाएगा दोहरा शासन या द्वैध शासन भी कह सकते हैं। वैसे द्वैध शासन आपका बाद में आएगा 1919 वाला, लेकिन यहाँ पे आप दोहरा शासन या द्वैध शासन दोनों शब्द इसके लिए यूज किए हैं। जैसे लक्ष्मीकांत जी ने द्वैध शासन ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस अधिनियम द्वारा क्या किया गया, कंपनी के जो व्यापारिक काम हैं, वाणिज्यिक कार्य हैं, व्यापार करना उसे, और राजनीतिक क्रियाकलाप यानी कि शासन करना, इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया था। तो ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। अब क्या इसमें चेंज किए गए उसको अगर देखें तो व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के निदेशकों यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इसे कहते हैं, तो ये पहले से गठित था 24 सदस्यीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। इसको दे दिया गया व्यापारिक कार्य। इनसे कहा गया भैया आप लोग जब कंपनी स्थापित हुई तब से व्यापारिक कार्य देख ही रहे हो, ठीक है, अभी भी आप ही देखेंगे, लेकिन राजनीतिक कार्य जो है वो बिल्कुल अलग चीज़ है। तो उसके लिए हमें एक नया यहाँ पे बोर्ड गठित करना पड़ेगा, जिसे कहा गया क्या, बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रक मंडल। तो ध्यान रखें, जो आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, इसके द्वारा कंपनी के निदेशकों को व्यापारिक क्रियाकलाप सौंपे गए तथा इनको इनके हाथ में यथावत रखते हुए राजनीतिक क्रियाकलापों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के लिए एक 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कहाँ की गई थी, इंग्लैंड में की गई, ठीक है। इस प्रकार भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ हुआ। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, किस अधिनियम द्वारा भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ हुआ। ध्यान रखेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। और द्वैध शासन था क्या, कि कंपनी के व्यापारिक कार्य अलग कर दिए जाएं और राजनीतिक कार्य यानी प्रशासन अलग कर दिया जाए। यही था दोहरा शासन या द्वैध शासन। आगे चलिए, यह अधिनियम कंपनी द्वारा अधिगृहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर जितने भी कंपनी द्वारा हथियार लिए थे शासन करने के द्वारा, पहले तो व्यापार करते थे, कोई मतलब नहीं था, अब इनने जब राजनीति में कूदे तो भारतीय क्षेत्रों को हथिया लिया था, ठीक है। तो कंपनी द्वारा भारत में जितने भी अधिगृहित राज्य क्षेत्र थे, इन पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का यह पहला वैधानिक दस्तावेज था। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, ये भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था, क्योंकि इसमें क्या कर दिया गया, इस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। इस हेडिंग से इनको यहाँ पे लाया गया था, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण एक तरीके से प्रदान किया गया। तो अब जो है ब्रिटिश सरकार यहाँ पे डायरेक्ट भारतीय जो राज्य क्षेत्र हैं जो कंपनी ने हथियाए उन पे एक्शन ले सकते हैं, उनके लिए नियम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इस एक्ट की कुछ खास बातें थी। इसके बाद कुछ अन्य चीज़ें देख लेते हैं। गवर्नर जनरल, ये 1784 में ही चल रहा है, ठीक है। गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या जो कि अभी तक 4 सदस्यीय थी, एक गवर्नर जनरल होगा और उसके 4 सदस्य होंगे यानी कि टोटल 5। तो गवर्नर जनरल की परिषद की जो सदस्य संख्या है ये 4 से घटाकर 3 कर दी गई, किस अधिनियम द्वारा, 1784 द्वारा। तथा प्रांतों में जो प्रांतीय परिषद थी, प्रांतीय परिषद के सदस्यों की संख्या भी 4 से 3 कर दी गई, ये भी महत्वपूर्ण है। आगे चलें, इस अधिनियम द्वारा एक खास बात की गई यहाँ पे, भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के अवैध कार्य पर मुकदमा चलाने हेतु इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई थी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, किस अधिनियम द्वारा की गई थी, क्योंकि यहाँ पे कंपनी शासन चला रही है, कंपनी के लोग हैं, तो वो क्या करते थे, अत्याचार भी करने लगे थे, और उनका अत्याचार एक समय तो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि यहाँ पे फिर 1857 की क्रांति हो जाती है, और तब जो है इंग्लैंड की जो सरकार है वो डायरेक्ट अपने हाथ में शासन ले लेती है। वो समझ जाती है कि जो कंपनी वाले हो अत्यधिक शोषण कर रहे हैं इंडिया का, ठीक। तो जो लोग यहाँ पे अवैध कार्य कर रहे थे उनके अवैध कार्यों के लिए एक कोर्ट की स्थापना भी की गई थी इंग्लैंड में, किस एक्ट के द्वारा, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा। गवर्नर जनरल को देसी राजाओं, जो यहाँ की रियासतें थी, जो यहाँ पे राज कर रहे थे लोग, उन देसी राजाओं के साथ युद्ध करने या फिर संधि करने से पहले, ठीक है, तो युद्ध करना है किसी भी राज्य से या फिर किसी भी राज्य से संधि स्थापित करनी है, तो इससे पहले नियंत्रक मंडल जो यहाँ पे बनाया इनने 6 सदस्यीय यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, राजनीतिक कार्यों के नियंत्रण के लिए वो बनाया गया था। इसलिए ये सारे के सारे राजनीतिक कार्य आते हैं, तो इन्हें करने से पहले नियंत्रक मंडल से स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया था 1784 के एक्ट में। आप लोग इसे कनेक्ट कर सकते हैं कि भैया 1784 में राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग किया गया, इसलिए राजनीतिक कार्य करने से पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल से सूचना स्वीकृति लेनी होगी, क्योंकि राजनीतिक कार्यों के नियंत्रण के लिए यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया जो कि 6 सदस्यीय था, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना। अब ये जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इससे रिलेटेड एक चीज़ आप याद रखेंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ है, लेकिन इससे पहले 1783 में भी एक एक्ट आया था, बट वो एक्ट पारित नहीं हो पाया। तो हुआ क्या था कि 1783 में इसे कहा जाता है आपका फॉक्स का भारतीय विधेयक, ठीक है, इसे कहा जाता है आपका फॉक्स।
लॉर्ड नॉर्थ, अभी हमने देखा था, इससे पहले पढ़ा था, ठीक है, प्रधानमंत्री थे उस टाइम। तो लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स, इन दोनों की एक गठबंधित सरकार थी, गठबंधन सरकार। इसके द्वारा 1783 में एक एक्ट लाया गया जिसे कहा गया फॉक्स का भारतीय विधेयक, ठीक है। लेकिन ये विधेयक जो है आपका वहाँ पे लॉर्ड ऑफ हाउस में जो भी होता है वहाँ पे, ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स इंग्लैंड का, उसमें पारित नहीं हो पाया। तो इसे पारित न होने की वजह से उस सरकार को, लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की जो गठबंधन सरकार थी, उसे त्याग पत्र देना पड़ा। तो आप यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये जो वाकया है ये आपका किसी भी भारतीय विषय पर एक अंग्रेजी सरकार के पतन का पहला और अंतिम वाकया है, या फिर पहला और अंतिम दृष्टांत है, आप लोग ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो पहली बार ऐसी कंडीशन आई, या फिर अंतिम बार ही आई, इसके बाद तो कभी दोबारा नहीं आ पाई, कि ब्रिटिश सरकार को इस्तीफा देना पड़ा और किसी भारतीय मामले पर, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये कब की बात है? 1783 की। फिर इसी के अगले वर्ष जो है आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आ गया था। तो ये थी आपकी पॉलिटी की पहली क्लास, जिसके अंतर्गत हमने भारत का संवैधानिक विकास और उससे संबंधित जो एक्ट थे उनको देखा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्रयास करेंगे कि ये क्लासेज कंटिन्यू चलती रहें, और जो भी चीज़ें ज़रूरी होंगी उन्हें मैं आप लोगों को यहाँ पर तैयार कराते रहूँ, ठीक है। तो मिलते, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू।